वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज, क्योंकि मंगल के दिन एडवोकेट सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि हमें हालात हाजरा पर, प्रेजेंट खबरों पर और जो भी मुल्क में हो रहा है, शहर कराची में हो रही, मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, उसके ऊपर कानून को मद्देनजर रखते हुए हमें बेहतरीन राय देते हैं, बेहतरीन चीज़ों से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एडवोकेट साहब, बगैर टाइम जाए कि मैं चाहूँगा कि आप सवाल का जवाब दे दीजिए। राजा साहब की कॉल जो आपने मुझे बताई है वो बेसिकली तस्करा कर रहे हैं तजावुजात का, और वो जो पंजाब अड्डा है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है सुराब गोड से लेकर जमाली पुल तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और इसी इलाके में तो तजावुजात हो रही हैं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी इस इलाके को बहुत अरसे से देख रहा हूँ। आप जब सुराब गोड से जाते हैं जमाली पुल की तरफ, उल्टे हाथ का जितना भी एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे तजावुजात हो रही हैं, लगता है ये हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान का इलाका ही नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है उसने जो है वो हैवी मशीनरी वहाँ खड़ी कर दी है, रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पे कोचेस जो होती हैं, जो अंदरूनी शहर या बैरून शहर जाती हैं, वो वहाँ पे मतलब एक अजीब सा केओस है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। किसी से अगर आप कुछ कह दें तो वो एक बदतमीज़ी शुरू हो जाती है, सारे के सारे जी हाँ जमा हो जाते हैं। और फिर उन्होंने जो गैर कानूनी तजावुजात की बात की है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि थाना भी वहीं पर मौजूद है और इसके अलावा वहाँ पे रेंजर्स की चौकियाँ भी हैं। उसके साथ इलीगल पोजेशन जगहों का हो रहा है। ये जो इलीगल पोजेशन है कराची में, ये एक बीमारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि इसके ख़िलाफ़ अब सिंध गवर्नमेंट को बहुत संजीदगी के साथ नोटिस लेना पड़ेगा और संजीदगी के साथ इसके खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान सबका है, कराची सबका है, मान लिया, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि कराची में आप आएँ और कहीं पर भी कुछ भी शुरू कर दें। ये जो तरीक़ेकार है इसको बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तजावुज़ात पे अच्छा मुझे हैरत ये होती है कि अभी आपने चालान सिस्टम देखा है, ट्रैफिक वाले ढूंढ ढूंढ के आपको चालान भेज रहे हैं। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहें तो जिस तरह आपने चालान के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इस तरह लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्यों कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती? हुकूमत हमारे यहाँ तीसरी दुनिया के ममालिक में एक बड़ा मसला है कि हुकूमतें वो तमाम काम करती हैं जिससे पैसे लेने हों। आप FBR देखें, बिल्कुल मॉडर्नाइज सिस्टम पे बना दिया इन्होंने। इनकम टैक्स के मामला देख लें, बिल्कुल मॉडर्नाइज सिस्टम है। आप टैक्स चोरी आपके लिए मुमकिन नहीं रही। इस तरह अभी चालान देख लें, आपके चालान जो है वो कैसे आपको भेजा जा रहा है ढूंढ ढूंढ के। तो भाई जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो किलिंग, शूटिंग, लूटना रोडों पे और ये तजावुजात, इसके खिलाफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो सकती? आपने कहा आप ड्रोन भेजेंगे उन इलाकों में जहाँ पे गलत लोगों ने गाड़ी खड़ी की है। ट्रैफिक पुलिस का ये मैं सुन रहा था, उनके रेडियो पे ये चीज़ें चल रही थी कि अब ऐसी गाड़ियाँ उन्होंने बना दी हैं और ऐसे ड्रोन्स आएंगे जो हवा में से आपको कहीं भी आपने गलत पार्किंग की होगी तो आपको टिकट इशू कर देंगे। लेकिन लोग उसी ड्रोन को पकड़े घर ले जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई ना कोई अरेंजमेंट किया होगा ना उस ड्रोन का। उनको भी पता है कि लोग पकड़ लेंगे ड्रोन को। तो भाई ये ड्रोन, ये कैमरे तजावुजात के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल होते? ये ड्रोन और कैमरे, टारगेट किलिंग, शूटिंग जो कराची में होती है, जो बंदे सड़कों पे खड़े हुए लुट जाते हैं, उसमें क्यों नहीं इस्तेमाल होते? ये एक सवालिया निशान है सिंध पुलिस के ऊपर। एक बात, अभी मुझे एक मैसेज आया, क्योंकि आपका अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है कि आप आ रहे हैं, मुझे सवालात भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर डकैत ने आपको मारा तो आपकी इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, ABCD कोई लंबी फहरिस्त चल जाती है। लेकिन अगर आपने एक्शन का रिएक्शन दिया, यानी वो अगर आपको लूटना है और आपने अगेंस्ट फायर किया, तो आपने क्यों किया भाई? इसमें आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसी कैफियत हमने 2-3 अपने कोर्ट्स में भी देखी है जहां सेल्फ डिफेंस के अंदर या अपनी फैमिली को बचाने के लिए लोगों ने रेजिस्ट किया। मगर असल में बताऊं इसमें मसला क्या है ज़ीशान, असल में इस तरह के लोग कम हैं। अगर ये वाक़यात बढ़ जाएँ तो खुद ब खुद ही ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। इसमें सबसे अहम चीज़ जो मद्देनज़र होती है वो ये होती है कि हमारे यहाँ यार झूठ बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं कि कोई डकैती का वाक़या दिखाकर बेसिकली किलिंग की जा रही है। ठीक है। जैसे आज से 10 साल पहले ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए जिसमें मोबाइल स्नैचिंग का एक बहाना बना के बेसिकली वो मर्डर था। ठीक है। और उसमें मारने वाले ने सिर्फ ये कहा कि मैंने खौफजदा होकर गोली चला दी। तो इस तरह के वाक़यात को भी हुकूमत को देखना होता है। और मेरा तो आम आदमी से गुजारिश ये है कि भाई अगर कोई असलहा लेकर आपके पास आ जाता है तो रेजिस्ट मत करें।
लेकिन अगर आपके पास अगर आप असला में है ये तो आपको काबिलियत दिखना- नहीं है, हाँ, अगर आप में ये काबिलियत नहीं है, अगर आपको ये चीज़ें करना नहीं आती, तो बेहतर ये है कि अपनी जान बचाइए। नंबर वन, सेल्फ डिफेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज द फर्स्ट सेल्फ डिफेंस। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि अगर फर्ज करें मैं आपको लूटने आया हूँ, मेरे पास असला है और आपके पास डिफेंस में असला पड़ा है, तो उसको चलाने की इजाजत क्यों नहीं है? नहीं, अब लोग इसमें सपोर्ट हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, थानों में ऐसी चीज़ें आती हैं और थाना उसमें सपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा। और पहले इस तरह के मामलात थे। अच्छा, अब जिसके पास असलाहा है फॉर एग्जांपल, और वो उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसने कभी ऐसा पहले हरकत नहीं की और इस तरह की चीज़ें वो नहीं करता, तो ऐसे लोगों को तो कोई इश्यूज़ नहीं होते। अच्छा, दो चीजें पूछी गई हैं यहाँ से वकील साहब, फिर हम चलते हैं उस वाकये की तरफ जो लाहौर में हुआ। जी। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीजें आपसे क्लियर कर लूँ। सबसे पहले ये पूछा गया है कि वकील साहब से ये पूछेगा कि अगर हम अगेंस्ट में किसी को शूट करते हैं और वो बंदा गिर जाता है या कोई, तो क्या हमें एफआईआर के लिए जाना पड़ेगा? हम उस बंदे को उठाकर थाने में लेकर जाएंगे या 15 पे कॉल करेंगे, क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले वो लोग जो पिस्टल कैरी करते हैं और जो असलहा रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले आप ऐसे क्लब का हिस्सा बने जहाँ पे आपको असलहा चलाना सिखाया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपने गोली उसकी उस डेडली जगह पर ही मारनी है जिससे उसकी मौत हो जाए। अच्छा, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक तरीका है। अगर आप पिस्टल रखने का शौक रखते हैं, मेरे पास भी पिस्टल है, मैंने भी पिस्टल रखी हुई है, मैं भी कई जगहों पर असला कैरी लाइसेंस करता हूं। होल्डर हैं क्योंकि लाइसेंस होल्डर हूं, मगर मैंने पिस्टल चलाता भी हूं। 6 महीने में, 5 महीने में ऐसे क्लब्स में जाता हूं जहां मुझे अपने वेपन का पता है कि मेरा वेपन कितना चलता है और मुझे कहाँ मारना चाहिए। अमूमन लोग वेपन जरूर रख लेते हैं, उन्हें चलाना नहीं आता। असल में वो घबराहट का शिकार होते हैं, वो जी फिर हाँ। जहां आता वहीं चला देते हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है ज़ीशान कि आपने गोली चलाई और वो डकैत के बजाय किसी राहगीर को लग गई। यस। देखें, हम किसी भी तौर पे माशरे में असलहे की ये जो फायरिंग आपस में है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में हो, इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि घबराहट में, चाहे वो डकैत हो चाहे वो सेल्फ डिफेंस वाला हो, अगर उसने गोली चलाई और वो डकैत के बजाय किसी और को लग गई। जैसे कि अभी एक कुरंगी में बच्ची को हुआ जी कि हाँ। डिफेंस के उसमें लगा, लेकिन वो बच्ची को कहां से गोली लगी नहीं पता, वो बेचारी रक्षे में जा रही थी और कहीं एक ही से- एक बेटी जी थी हाँ, अपने वालिदैन रक्षे की। में कहीं वो जा रही थी और एक अंधी गोली से का वो शिकार हो गई। तो आप अगर असला कैरी करते हैं तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने असला इस्तेमाल कैसे करना है। और अगर आपको चलानी नहीं आती तो खुदारा असला अपने साथ मत रखें, क्योंकि जब अगला लूटने वाला आएगा और वो देखेगा आपके हाथ में असला है, तो उसको तो नहीं पता आपको चलानी नहीं आती। वो तो आपसे फिर उसी तरह निपटेगा कि यार मैं निकलूंगा तो ये मुझे तो नहीं मारेगा। तो इस वजह से अगर आपको असलहा चलाना नहीं आता, असले की मेंटेनेंस आपको नहीं आती, असले की यूज़ आपको नहीं आता, आप बराए करम अपने साथ पिस्टल कैरी मत करें। अच्छा जी, ये सवालात जो आते हैं ये पेज पर आते हैं और हम उसको रीड करते हैं, क्योंकि ये जो पेज है ये रिफ्रेश हो जाता है तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं आपको पढ़ के सुना। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल किया, मेरा वकील साहब से और एडवोकेट साहब से ये सवाल है कि अब शारा फैसल पर 60 की हद रख दी गई है गाड़ी चलाने की। मुझे ये बताएं कि अगर आपके पीछे डकैत लगे तो आप 60 पे ही चलाएंगे कि डकैत भाई आगे आए और वो आपको लूट कर जाए और आप बोलें ले भाई ये तो आपका ही हिस्सा था? देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, नुक्ताचीनी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ये जो अभी चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है सिंध पुलिस की तरफ से। 60 इज नॉट गुड कि अगर आपको हालात बुरे हैं, कोई डकैत लग गया तो 60 में तो आपको लूट लेगा आराम से। नहीं, असल में इसमें ज़ीशान मसला ये होता है कि पहले तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए क्या इस तरह के चालान होने चाहिए। मैं इसका सपोर्टर हूँ कि हाँ, चालान होने चाहिए। अमाउंट के ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है। देखिए, कराची का ट्रैफिक एक अजीब सा रुख इख्तियार कर रहा है। आप 1.5 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर का सफ़र कर पा रहे हैं कराची, और जिसका दिल चाहता है वो कहीं से भी गाड़ी लाता है, वन वे में भी उल्टा लोग चले आ रहे हैं। तो ट्रैफिक को तो कंट्रोल करना है। मैं इसका अपोज नहीं करता कि ये जो चालान लोगों से लिए जा रहे हैं वो गलत हैं। मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल एक डिसिप्लिन होता है माशरे में, उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। आप दूसरे को राइट दें और अपना राइट छोड़ें नहीं। अब ये जो साहब ने कहा कि 60 की स्पीड रखी गई है, देखिए ये जो स्पीड्स का तयन होता है, ये तयन होता है वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के हिसाब से, और पूरा इसके ऊपर एक सर्वे होता है कि शारा फैसल पे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, किस रफ्तार में गुजरती हैं, कितने वहाँ पे वाक़यात हुए हुए हैं, उस हिसाब से इस स्पीड का तयन किया गया है। 60 की स्पीड जो मेरे इल्म में है वो ये है, 60 की स्पीड पे आपके ब्रेक काम करते हैं। एक दफ़ा अगर आप 60 की स्पीड को क्रॉस कर लें तो ब्रेक्स का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। मतलब आप जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे तो आपकी गाड़ी
इनर्शिया फौरन नहीं रुकेगी, वो कम से कम आपको 5 फीट 4 फीट रगड़ती हुई जाएगी और दूसरे से जाके हिट होगी। ऐसे ही है। तो शारा फैसल पे बहुत क्लोज ट्रैफिक चलता है, बहुत स्पीड से ट्रैफिक चलता है, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने इसकी स्पीड 60 रखी हुई हो। लेकिन अगर बात यही है ना, नीचे उन्होंने यही लिखा कि अगर आपके पीछे कोई डकैत लगा है या कोई आपको लूटने वाला है, तो आप जब चलाते हैं गाड़ी थे तो भी चलाना जाता है, तो हमारा पुरसाने हाल कौन है? देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है तो उस चालान से पहले आप थाने में तो जाके रिपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी चला दी 100 किलोमीटर के हिसाब से शारा फैसल पर, आपके चालान भी हो गए, तो उसी दिन आप थाने में जाके जिसकी हुदूद है उसको ये बता तो दें कि इस तरह मेरे पीछे बाइक वाला या गाड़ी वाला या कोई लग गया था जिसकी वजह से मैंने जो है वो ओवर स्पीडिंग की है, ताकि कल को जब चालान आए तो पुलिस की वो रिपोर्ट, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को आपने दी थी, वो आप चालान लेके डीएसपी साहब के पास जाएं, उनको बताएं कि सर ये वाकया मेरे साथ हुआ था, तो उसी कैमरा से वो जो पीछे आ रहा है वो भी ट्रेस हो जाएगा। जिस कैमरे से उनकी तस्वीर खींची है उसी कैमरे से उसकी भी तस्वीर आ जाएगी जो आपको ट्रेस कर रहा था। ये तो और भी अच्छा होगा कि अगर वो शारा फैसल पे आपको ट्रेस कर रहा था, उसकी तस्वीर निकालना नामुमकिन ना होगा। तो दूसरी बात मुझे ये बताएं कि फिर अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाती तो फिर वो चालान वेव ऑफ हो जाएगा? देखें, अभी पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास इसके कोई इख्तियारात नहीं है निचले लेवल पे, लेकिन जाहिर है जब कोई चीज़ होती है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो हो सकता है इनको आईजी को एप्लीकेशन देनी पड़े, हो सकता है डीआईजी को एप्लीकेशन देनी पड़े, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा वेव इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं लाहौर वाले वाक़ये पे। क्या वाक़या है, क्यों खुदकुशियाँ हो रही हैं, क्यों लोग तलबात के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं? इधर हरास किया जा रहा है, इधर उनसे कोई गलती हो गई, इधर किसी एक वाक़या मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ दोस्ती हो जाती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है, लेकिन वो माँ बाप नहीं मानते, फिर लड़के ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं, तो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। तो क्या आंसर हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत ही ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। इस पे नुक्ताचीनी से ज़्यादा हमें ख़ुद एहतसाबी की तरफ जाना होगा, हमें अपना एहतसाब करना होगा कि ये वाक़यात बढ़ क्यों रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में 15-16 दिन पहले एक मेल तालिब इल्म ने खुदकुशी की। वो 4th फ्लोर से कूदा, 22 साल उसकी उम्र थी। 22 साल उसकी उम्र थी। फार्म डी का वो स्टूडेंट था, 5th या 4th सेमेस्टर का वो स्टूडेंट था, वो वहाँ से कूदा। उसके बारे में जो कमेटी फॉर्म की गई, उसके जो इनिशियल मीडिया के ऊपर खबरें आई वो ये आई कि उसकी अटेंडेंस भी सही थी, उसका जीपी भी ठीक था, स्टूडेंट भी वो ठीक था। उसने ये क्यों किया, अभी वो कमेटी बनी हुई है और उसको ढूंढ रही है। अब इसी कमेटी की कार्रवाई जारी थी कि ये दूसरा वाक़या हो गया। अच्छा, ये जो तालबा हैं, ये बताया जाता है कि ये 1st सेमेस्टर की स्टूडेंट थी और दूसरे या चौथे फ्लोर से वो कूदी हैं। इस बारे में एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है, मगर क्यों कूदी हैं, किसी ने धक्का दिया है, क्या सिलसिला है, ये अभी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर तलबा की गलती है या यूनिवर्सिटी की गलती है, इसका तयन होना अभी बाकी है। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि उस जगह को लोगों ने आसिफ ज़दा करार दिया है क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता, वो जाकर ऊपर छलांग लगा रहे हैं। वल्लाह आलम जी, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। इंजीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते। सुबह हज़ारा की एक बेहतरीन तहरीक के बाद हमने आपको कहा कि हमें एक और मेहमान ने ज्वाइनिंग किया है, सैयद नदीम अहमद, जो कि इंजीनियर हैं पेशे से, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं कि जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं। और ये क्या मेरे हाथ में मौजूद है इस बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप शायद उर्दू कौम को लिखने में मसरूफ़ थे। तो जनाब, ये सैयद नदीम साहब की, नदीम अहमद साहब की तहरीर है जो कि उर्दू कौम के लिए है। क्या है उर्दू कौम, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। दरअसल मैं बहुत शुरू से देख रहा था, जब मैं कॉलेज में था, कि लिसानी बुनियादों पर मुसलमान तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं। सबसे पहले 1947 में भी मुसलमानों ने अपना अलग वतन बनाया, लेकिन पाक व हिंद के जो 60-70 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ तकसीम हुए। फिर मैं ये देखता हूँ बाद में कि सूबे और लिसानी तंजीमें, लिसानी तहरीकें, तो इन्होंने मुसलमानों को तकसीम दर तकसीम कर दिया। तो इसी हवाले से मैंने तहकीक की, क्योंकि मैं वैसे तो मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी काफ़ी रही है सोशियोलॉजी में। तो मैंने देखा कि ज़बान एक बुनियादी किरदार अदा करती है। लोग कहते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो तो सिर्फ राब्ते की ज़बान है,
इसकी बुनियाद पर कौम नहीं बन सकती। लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ज़बान होती ही राब्ते के लिए। तो जब लोग राब्ता करते हैं आपस में एक ज़बान से, तो फिर उनकी रहन सहन का तरीक़ा, रसूम और रवाज एक होने लगते हैं। तो इसको, जिसको हम सकाफ़त कहते हैं, जब सकाफ़त एक हो जाती है तो फिर कौम बन जाते हैं। कौम बुनियादी तौर पर क्या है? कौम एक ग्रोह है जिनकी ज़बान एक है, जिनकी रहन सहन के तरीक़े एक हैं, उसको हम कौम कहते हैं। ठीक है। तो जहाँ लिसानियत को या ज़बान को इस्तेमाल किया जा रहा है तकसीम दर तकसीम करने के लिए, जिससे मुसलमान कमज़ोर होते चले जा रहे हैं बरसग़ीर पाक व हिंद के, तो क्यों ना इसको इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ज़बरदस्त। तो उर्दू ना सिर्फ ये कि पाक व हिंद की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ज़बान है। लोग कहते हैं हिंदी सबसे बड़ी है, लेकिन आज जो इंडिया में बोली जा रही है ज़बान, जिसको लोग हिंदी कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर उर्दू ज़बान है। कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हम परेशान हैं और वो कहते हैं हम चिंता कर रहे हैं। हाँ। तो चिंता एक वर्ड है जिसको एड ऑन किया गया, बाकी तो उर्दू ही है। उर्दू। तो लेकिन ये कि चलें वो हिंदी है, उसके बाद हम देखें तो सबसे बड़ी ज़बान जो है ना उर्दू है। तो क्यों ना उर्दू को इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए और मज़ीद तकसीम से रोकने के लिए। तो ये मेरा मकसद है। इसके लिए मैंने तहक़ीक़ की और मैंने ये मालूम किया कि बरसग़ीर पाक हिंद के कम से कम 15 करोड़ मुसलमान जो हैं वो उर्दू की मादरी ज़बान है। ऐसे ही है। और बहुत बड़ी कौम है, जिसको हम लोग समझते हैं शायद वो कराची में थोड़ी से लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और उर्दू किसी की जागीर नहीं है, ना कराची वालों की, ना किसी की, बल्कि उर्दू पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद की ज़बान है। और मैंने यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोगों को, मुख्तलिफ़ सूबों के से आए हुए लोगों को पूछता हूँ तो आप कौन है, तो वो बोलते हैं अब तो हम उर्दू स्पीकिंग हैं। इसलिए कि तो ये बहुत अच्छा मैंने ट्रेंड देखा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम से रोकने के लिए उर्दू बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। मैं ये बताऊंगा कि इंजीनियर साहब, मेरा जो ताल्लुक है वो रेडियो पाकिस्तान से है। मतलब जो मेरी बुनियाद शुरू हुई वो रेडियो पाकिस्तान से। और रेडियो पाकिस्तान ने एक चीज़ सिखाई कि पहले हम भी गलतियां करते थे और ये कहते थे कि आप कौन है जी, पंजाबी, हज़ारा, ABCDFG जो भी था। तो अब रेडियो पाकिस्तान में जब दाखिला हुआ, जब एडमिशन हुआ हमारा भी, तो हमें ये सिखाया गया कि आप कौन है? मैं मुसलमान हूँ। फिर कौन है? मैं पाकिस्तानी हूँ। ज़ुबान कौन सी है? उर्दू ज़ुबान है। तो ये 3 चीज़ें रेडियो पाकिस्तान ने सिखाई। उन्हें कहा नेटिव्स बाद में बताने हैं, जो ओरिजिनल है उसको बताना है कि आप रहते तो पाकिस्तान में ना। हाँ। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। हाँ। फिर बाकी नेटिव जुबानें आती हाँ। हैं। तो ये हम बड़ा उजागर करने के लिए हमें जरूरत है। वकील साहब, आपके लिए क्वेश्चन आया। कुछ लोग ये कह रहे हैं आसिफ ज़दा जगह उसको चेंज कर देना चाहिए। देखिए, मैं असल में लोग, मैं जब ये बात करता हूँ तो थोड़े नाराज़ भी होते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी, आसिफ ज़दा, मनहूसियत, काली बिल्ली, काला धागा, वकील इनसे पाक होते हैं भाई। ऐसे ही है। हम जाते हैं फैक्ट्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने क़वानीन भी फैक्ट्स होते हैं और चीज़ें भी फैक्ट्स होती हैं। बिल्कुल हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लेकिन अपनी नाकामी, अपनी कोताही को अल्लाह की मर्ज़ी में आप शामिल ना करें। मैं एक बात इसमें मिसाल देता हूँ। अक्सर मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी कि आपने देखा कि वकील काला कोट पहनते हैं, आपने भी पहना हुआ है, वकील का ही और है ना, अंदर सफ़ेद शर्ट क्यों पहनते हैं? मुझसे एक सवाल हुआ कि वकील अंदर सफ़ेद शर्ट क्यों पहनते हैं। तो मैंने शायद गलत हूं तो सही हूं कि वकील उस कालक के अंदर से असल सच निकालते हैं कि बेसिकली था क्या। तो इसलिए वो अंदर व्हाइट शर्ट पहनते हैं कि सफेद जो है ना, जो सच है उसको बाहर लाना। तो ये वकील का ऑरा है ड्रेस का। तो मैंने सही कहा या गलत कहा? नहीं, देखिए, जो सबसे पहले तो फ़र्क, अगर आप कोर्ट में आएँ और कोर्ट में आके आप वहाँ पे जमे गफ़ीर देखें और लोगों को देखें, तो आप कोर्ट से ही पहचानते हैं कि ये वकील है। अच्छा, इसका नुकसान ये भी है कि वहाँ काला कोट पहन के आ जाए तो लोग उसको भी वकील समझने लगते हैं। ऐसे ही है। नंबर 1, एक तो ये कि इससे डिफ्रेंशिएट रहता है कि एक आदमी जो है वो काले कोट में घूम रहा है, ये वकील है। इसी तरह आप कोर्ट में चले जाएं, अब जज जब वो फैसला आपको सुन रहा है जज, तो उसको कैसे पता लगेगा मुजरिम कौन है और वकील कौन है? हाँ, लेकिन ये मैं आपको एक बोलूंगा कि पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन मैंने इंटरनेशनल मार्केट को जब पढ़ा था तो आप यू कैन इवन वेयर अ सूट बट नॉट ब्लैक कलर। आपको जिस दिन हेयरिंग पर आ रहे हैं, किसी का देखने आ रहे हैं, या कोई भी आप ABCD शूट करने जा रहे हैं, एक मिसाल दे देता हूं, तो आपको यू आर नॉट अलाउड टू इवन वेयर अ ब्लैक कपड़े। शलवार कमीज आप पहन सकते हैं लेकिन कोट नहीं पहन सकते, या पैंट नहीं पहन सकते। तो ब्लैक पैंट अगर आपने पहनी तो आप ऊपर कोट जो है वो डिफरेंट ब्राउन पहनेंगे या रेड पहनेंगे, जो भी, ब्लैक आप नहीं पहन सकते। देखिए, अमेरिका में लॉयर्स जो हैं वो ब्लैक
कपड़े नहीं पहनते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, अब एक यूनिफॉर्म ये चला आ रहा है, ऐसे ही है। अभी हमने भी इस रिवायत को कैरी कर लिया, ये भी एक कल्चर हो गया हमारे लिए, और अब ये बाकायदा ज़रूरी हो गया है। मतलब कोई भी वकील इस कपड़ों के बगैर अगर अदालत में जाए तो उसको कोर्ट नहीं सुनती है। बेचारे की सुनता ही कोई नहीं, वो खुद परेशान हो जाता है कि मैं कौन हूँ भाई, मैं कोई बंदा हूँ। तो ये अब इसमें जो कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं कि वाइट का कॉम्बिनेशन विद ब्लैक क्यों है, तो ये क्योंकि बहुत अरसे से ये ड्रेस रखा गया हुआ है, तो वो बहुत अरसे से यही कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन को हम चला रहे हैं। अच्छा, हमें किसी को एतराज भी नहीं है, इसमें अच्छा भी लगता है, व्हाइट कलर भी है, ब्लैक कलर भी है। एकदम पैंट शर्ट ले ली, काफी अरसे चल जाती है। हाँ, मतलब अंदर चेंज करना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हमें ब्लैक और वाइट में सबसे बड़ा मसला ये है कि इन दोनों को आप ज़्यादा वक्त पहन नहीं सकते, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। वाइट शर्ट बहुत जल्दी गंदी होती है और वाइट ब्लैक डस्टी हो जाता है, ब्लैक चीज़ होता है, हमारी मेंटेनेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये वजह एक बात है ना, 3-4 कोट ले लिया, आज आपने जीने साहब ने आपका पहन लिया, मैं अभी मुझे कोट में जाना है, मेरा केस लगा, जरा कोट उतार के तो पहन। कोट के हम टाइयां भी उधार ले लेते हैं, टाइज भी उधार ले लेते हैं। अगर हम कभी ऐसे पहुंच जाएं कि कोई चीज रह गई हो पीछे या कुछ हो, तो वकील जो अपने साइज का वकील हो सका, भाई कोट और टाई दे दो। अपने साइज का वकील है ना, मैं और आप इनसे मांगो तो हम तो खराब हो जाएंगे। इनका तो कोट हमें एक ही साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे दूसरा। हम तो बिल्कुल बोरो कर लेते हैं जब कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक वो हो जाए। तो बस ये यूनिफॉर्म चल रहा है। अच्छा, हम वो बात करें सर तजावज़ात के ऊपर, तो तजावज़ात पे मेरी सिर्फ हुकूमत से ये बहुत रिक्वेस्ट है कि जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ कर रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक और जराइम रोकने के लिए, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट मॉडर्नाइज वे की तरफ जा रही है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके इस अमल से किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही। आप जो हज़ारों का आपने फ़ाइन रखा हुआ है उसको शुरू में आप कुछ 100 में ले आए, ताकि लोग जो शुरू में उसका अभी उनके लिए एक वार्निंग, सॉर्ट ऑफ वार्निंग हो, और जो रिपीटेटिव हैं उनके अमाउंट्स बढ़ाते चले। लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको वकील साहब, मैंने एक चीज़ एडवोकेट साहब मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कराची के अंदर, कि जहां पर कैमराज है ना, वहां पर कोई ना बदतमीजी हो रही है। अच्छा, मैंने काफी जगह पे देखा जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी हुई, अभी तक नहीं बनी है, ठीक है ना। लोग खुद कह रहे हैं यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बनेगी, उससे दूर खड़े होना, ठीक है। अब आप तारिक रोड की अगर अल्लाह वाली चुरंगी जो पुरानी थी, जो जानते हैं, अब तो खैर वहां पर नहीं है, तो वहां पर अभी कैमराज नहीं है, तो लोग धड़ाधड़ निकल रहे होते हैं, नहीं देखते बड़ी गाड़ी है, बाइक वाला खड़ा हुआ है, मारते हुए निकल जाते हैं, सुनाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जहां जहां कैमरा को नस्ब कर दिया गया वहां पर ट्रैफिक बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि फजूल में चलान ना होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का कानून है कि दुनिया जो है वो इस चीज़ पे चल रही है कि आपका ई चलान चल रहा है, तमाम चीज़ों ने। लाहौर में तो बहुत पहले आ चुका था, कराची में भी इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव वे भी है कि आपको फजूल में जो है वो अजीब गरीब चलान आ रहे हैं। हाँ, ये है कि वो मर्द हजरात भी पकड़े जा रहे हैं जो कि कहीं और किसी और भाभी को लेके जा रहे थे, तो वो पकड़े गए बेचारे, उनके घर में तस्वीरें पहुंच गई। तो ये भी बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। देखिए, शरीयत की तरफ लेकर आने, निकाह करो, गंदे काम मत करो। अब इसमें आप खुद देखिए ना, अभी जैसे हमारा जो कराची के ट्रैफिक का हाल हो गया था, वो ये हो गया था जैसे वो आप गांव देहातों में देखते हैं ना, भैंसों का एक रेवड़ चलता है, कोई भैंस इधर जा रही है, कोई भैंस उधर जा रही है, रास्ते से हट जाओ। तो इसी तरह का ट्रैफिक कराची का हो गया था कि अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी मतलब कोई डिसिप्लिन, कोई कानून फॉलो करने वाला ही नहीं है। अब आप गाड़ी लेके खड़े हुए, एक शख्स फुटपाथ पे से बाइक लेकर आता है और आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये कौन सा तरीका है भाई? आपने कैसे फुटपाथ पे चढ़ाई और कैसे आप मेरे सामने आगे खड़े हो गए? अब आप वेट करें जब तक वो निकलेगा नहीं, आप नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तानी इतने बाइकर्स, हम इतने वो कहना चाहिए ना कि हम इतने एनर्जेटिक हैं और इतने हम मॉडर्न अंदाज में चलते हैं कि अगर थोड़ा सा बाइक के अंदर ना पावर आ जाए तो ये जहाज के आगे पाइप लगा के, जैसे चिंची बनाया हुआ ना पीछे से वो काट के, बाइक को काट के पीछे वो लगाया हुआ है रिक्शा लगा, ये जहाज के ऊपर लेके निकलने की। कराची के ट्रैफिक का मैंने रूल ये देखा कि जहां से बाइक निकल सकती है वहां से रक्षा निकल सकता है, और जहां से रक्षा निकल सकता है वहां से ऑल्टो निकल सकती है। अजीब सी बात है, बाइक ये फुटपाथ पे आप जो बाइक चढ़ा देते हैं, फुटपाथ पे जो चल रहे होते हैं, भाई वहां जो फुटपाथ पे चल रहा है सेफ्टी फर्स्ट है। देखिए, दुनिया के अंदर निज़ाम यह है कि जो पैदल चलने वाला है उसका सबसे पहला राइट है, दूसरा राइट है साइकिल चलाने वाले का, तीसरा राइट है गाड़ी चलाने वाले का, चौथा राइट है कमर्शियल व्हीकल्स का। ठीक है, इससे एक बात यह साबित होती है कि पैदल चलने वाले को सबसे पहले रास्ता देना है अगर वो ठीक रास्ते पर है। हमारे यहाँ नहीं कि जैसे आप मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं, अभी आपके यहाँ सामने रोड पर भी मैंने देखा कि ऊपर ही जो है पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, लेकिन लोग पेडेस्ट्रियन ब्रिज को इस्तेमाल करने के बजाय
रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इस बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, जी साहब, आपके लिए सवाल आया है, भाई ने किया है कि ये बताएं कि उर्दू की जो निसाब के ऊपर आपने किताब लिखी है, तो उर्दू को उजागर करने के लिए लिखी है या इसके अंदर एक नसीहत भी है कि उर्दू जुबान को पहचानो, ना कि टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी बोलो? नहीं नहीं, मेरा इस किताब का मकसद ये है सिंपल सा कि कौम ज़बान की और सकाफ़त की बुनियाद पर बनती है, तो उर्दू ज़बान की बुनियाद पर और उर्दू सकाफ़त एक बहुत बड़ी सकाफ़त है। जैसे मैंने कहा कि पाक व हिंद की सबसे बड़ी ज़बान और सबसे बड़ी सकाफ़त है। ऐसा ही है। इसने पूरे पाक व हिंद पर, हिंदुस्तान पर भी बहुत गहरे असरार डाले हैं। और तो उर्दू ज़बान और उर्दू सकाफ़त की बुनियाद पर जो लोग समझते हैं कि उर्दू उनकी ज़बान है, या तो मादरी ज़बान है या राब्ते की पहली ज़बान है, अगर वो समझते हैं उर्दू से मोहब्बत है, तो वो उर्दू स्पीकर हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से हैं, और वो उर्दू कौम का हिस्सा है। ये कौम बनाती है। बेशक उर्दू बोलने वाले कहीं पर भी हैं, वो एक कौम अभी नहीं है, बनने के अमल में है, इर्तिका के अमल में, लेकिन आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी कौम बनने जा रही है जो उर्दू कौम है। ये टोटल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप सूबे अपनी जगह रहें, उनके हकूक़ अपनी जगह हैं, उसको कोई नहीं छेड़ा, और कोई नहीं मतलब कोई इस मामले में किसी के हकूक़ नहीं जा रहे। सिर्फ ये कि आप बेशक अपने सूबे से अपना ताल्लुक़ रखें और अपने आप को कहें कि मैं इस इलाके का हूँ, लेकिन साथ में उर्दू कौम का भी हिस्सा बने। अगर आप उर्दू चाहते हैं तो नहीं, उर्दू बेहतरीन बोले। उर्दू बेहतरीन बोले। आजकल कुछ अल्फाज की अगर आप माइंड ना करें तो मेरे को उर्दू में लफ्ज नहीं है, लुगत में कोई मेरे को वर्ड नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अगर सही बोलेंगे तो थोड़ा अंग्रेजी खुद कर लें मेरे भाई, खैर है मेरे भाई। तो मैं अक्सर ये इस्लाह करता रहता हूँ, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान ने मेरी इस्लाह की कि अच्छा। और दूसरी बात ये कि आजकल उर्दू के इतने चीथड़े उड़ा दिए गए हैं अल्फाज का, मेरी 64 पे लग रही है भाई, मुझे बुरा लग रहा है। बड़ा प्यार लगता है ना कि वो आपको वो फील आता है कि एक तहजीब वाला बंदा बात कर रहा है, आपने तो मेरी हटा दिया। हाँ, दरअसल बात ये कि एक जो बड़ी ज़बान होती है ना, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो जिस लेवल के सोशल सेटअप में जाती है उसके मुताबिक ढल जाती है। जैसे अभी आपने बोला ना, बड़ी चीप ज़बान इस्तेमाल हो रही है, और वो हाई क्लास में जाती तो उसके मुताबिक तब्दील कर देती है। और उस ज़बान में खसूसियत ये होती है कि वो इलाके से इलाके में तब्दील होती चली जाती है। देखिए, उर्दू ज़ुबान की मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि उर्दू एक वाहिद ज़ुबान है जिसके अंदर तहजीब है, तहरीम है, और आपको मर्तबा देती है। यानी अगर आप वकील साहब के साथ बैठे हैं या इंजीनियर साहब के साथ बैठे हैं, तो आप ये बात करेंगे कि मुझे ये बहुत बुरा लगा, ज़ीशान का अंदाज़े बयान अच्छा नहीं था, ठीक है ना? अब आप थोड़ी सी टपोरी साइड में निकल जाए, हटा दी थी मेरी, मैं तो डम ये कर, तो वो आपको तहजीब बताती कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। और फिर उर्दू के अंदर आप है, उर्दू में आप भी है, तू भी है, यानी कि जहां जहां वो गुजरेगी अपनी शक्ल बदलती जाएगी ऐसे। और दुनिया की जो बड़ी जबान में यही खूबी, इंग्लिश देख लें आप, इंग्लिश जहां जाती है अपने आप को तब्दील कर देती है और वहां की जबान के साथ मिलके उसको जम कर लेती है अपने। ऐसे ही जैसे हमारे आजकल तो नहीं, मुझे तो बहुत वरी हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है अंग्रेजी। लेकिन आपको बता दूं, अंग्रेजी एक बहुत बदतमीज जबान है। ऐसे ही है, उसमें अंग्रेजी हम बोल तो रहे हैं सारे, मगर अंग्रेजी एक बदतमीज जबान है, तहजीब नहीं। अगर मैंने आपको मुखातिब करना है तो मेरे लिए आप सिर्फ यूं हैं, वो चाहे अबू हैं, वो दादा हैं, चाहे वो वालिद हैं, चाहे वो दादा हैं, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो कुछ भी है, यूं है, ऐसे ही है। तो अगर आप इसका लफ्जी माने करना शुरू करें तो अंग्रेजी तो इंतहाई बदतमीज जबान है। इसके अंदर तो जब तक आप मिस्टर नहीं लगाएंगे, मतलब आपको खुसूसन मिस्टर लगाना पड़ेगा किसी को इज्जत देने के लिए, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं होता। उर्दू की वसत बहुत ज़्यादा है, जो भाई बात कर रहे हैं, यूपी का पूरा सूबा इंडिया का, हैदराबाद, दक्कन, हर जगह उर्दू बोली जा रही है, बिहार तक में उर्दू बोली जा रही है, हर जगह, पूरे पाक व हिंद में। ये जो आपने कहा ना, ये जो जिस तरह के फ्लेवर्स हैं, अच्छा, उर्दू के भी मुख्तलिफ डायलैक्ट्स हैं, हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूं, हर लोगों के अलग अलग लहजे हैं, लहजा बदल जाता है। हैदराबाद, दक्कन से अगर आप उर्दू सुनेंगे तो उनके अच्छा, बेसिकली चॉइस ऑफ वोकैबुलरी जबान को स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, मैं एक बात, मुझे एक चीज ऐड ऑन करनी है। जैसे आपने कहा, एक भाई ने कहा कि ज़ीशान भाई, आपको अगर अपना शो याद हो तो आप, अच्छा, मेरे पास एक हजरत आए थे और उन्होंने कहा कि हम आ गए,
ये मेरे ऑन एयर वाकया है पीटीवी का। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा हम आ गए, तो मैंने कहा आप आ गए, बाकी लोग कहाँ गए? कहते, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो वो थोड़ा ये माजी के निशान है, ये भी मतलब ये प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, एक चीज बड़ी आप उर्दू में अहम देखेंगे कि वो जो ना इलाकाई जबान को उर्दू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे लाहौर है, ऐसे ही लाहौरी पंजाबी आप सुने तो अगर आपने पंजाबी कभी भी नहीं सुनी है, आप सिर्फ उर्दू जानते हैं, तो लाहौरी पंजाबी आराम से समझ जाएंगे आप। नहीं, लेकिन आपको पता लग जाएगा उर्दू के कालिब में ढल भी नहीं। वो कहते हम तो पता ही नहीं था कि इधर जल्दी हम लोग पहुंच गए ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो पता चला वो फैसलाबाद या वो लाहौर से हैं, तो ये और ये भी कि वो पंजाबी उर्दू बन चुकी तकरीबन, बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी जबरदस्त अंदाज में बात हो रही है। इसी से वापस आते हैं ब्रेक से और फिर इस गुफ्तगू को चिल आउट रखते हैं। हमने आज थोड़ा सा सीरियस हो गया था, लेकिन चिल आउट है। देखते रहिए मुस्कुराती से बावत जी शान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ एक चीज़ हम आज डिस्कस नहीं करें वकील साहब, मैं इंजीनियर साहब की तरफ से जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ बड़े फेवर में मैं वही चीज़ें देख रहा था कि एडवोकेट साहब जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में बात बताते हैं, जो कि इस वक्त फैसलाबाद में हमारे लोग देख रहे हैं। और लाहौर से 2-3 लोगों ने बड़ी मेरी टांगे खींची कि अब हमारा मजाक, मैं मजाक कर रहा था, तो मैं खुद बेसिकली वहाँ से हूँ, तो मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। मैं सबसे हम उतना ही प्यार करते हैं, हम जितने लोग यहाँ बैठते हैं हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी हैं तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये किताब लिख रहे थे, हर्डल्स आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, इजीली लिख लिया? हाँ। कितने अरसे में ये तहरीर हुई पूरी? ये 2007 तक मैं मुकम्मल कर चुका था। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इजी से मुराद ये आपकी कि नहीं, काविश कितनी लगी इसको? मुझे ये बताएं कि इस पूरी अमल जामा पहनाने में, पब्लिश्ड होने में कितने साल लग गए आपको? तहकीक करने में तो 5 साल से ऊपर लग गया ना। 5 साल से ऊपर लग गए। तो अब मतलब एक चीज मैंने सुनी है कि आप एक दफा जब किताब लिख लेते तो अगला एडिशन बड़ी जल्दी आता है। इज दिस ट्रू? जरूरी नहीं है, और ये कि इस पर डिपेंड करता है कि वो आवाम की जो एवरेज मेंटल लेवल से मैच करती है वो किताब या नहीं। ठीक है। तो और बाज़ चीज़ें जो है ना अपने वक्त पर, इस किताब में आप देखेंगे शुरू में ही लिखा हुआ है कि ये किताब आने वाली नस्लों के लिए है, क्योंकि आने ये नस्ल ना पढ़े, ये पढ़े? नहीं पढ़े पढ़े, लेकिन ये चीज़ जब तक शेप में आएगी उर्दू कौम, तो वो आगे की टाइम लगेगा। मैं एक बात बोलूं, वकील साहब भी इस चीज से एग्री करेंगे, आजकल ना हमारे पास किताब पढ़ने का वक्त नहीं है। हाँ, आजकल हमें रील्स देखने का वक्त है। अच्छा, वो 1 मिनट के अंदर पूरी किताब सम हो जाए, अगले बंदे की 10 साल लग गए हाँ, लिखने, रिसर्च करने और पब्लिश कराने में, ठीक है, और वो कहते हैं 1 मिनट की रील में सब खत्म हो जाए, इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? दरअसल अब जो सब कुछ एक छोटे से फ़ोन पे आ गया पूरी दुनिया, ऐसे ही है। तो किताब जैसे आने वाले दिनों में लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, कॉलेजेस ख़त्म हो जाएंगे, अब सब कुछ आपके फ़ोन पर होगा और ऑनलाइन होगा। पाकिस्तान में इतनी जल्दी नहीं होगा, पाकिस्तान में 30,030 में होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी डॉस बढ़ा रहा है। 3-4 स्कूल मैंने देखे, अजीब गरीब हो गया। तो काम इंजीनियर साहब ऐसे नहीं बोलते। वकील साहब आपके थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो किताब पढ़ने का आपने शौक कहा ना, ये हमेशा से हर शख्स को नहीं रहा। ऐसे ही है। हाँ, जब ये मोबाइल नहीं भी था, और कौमों का भी तब भी जी, जब मोबाइल नहीं था तब भी ऐसा नहीं है कि लोग किताबें पढ़ते थे। किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत मखसूस लोगों को होता है, और मखसूस लोग उसका डाइफेक्ट करते हैं, उसको पूरा ऑपरेशन करते हैं उस किताब का, उस पर रिव्यूज़ लिखते हैं, लिखने वाले से बात करते हैं कि तुमने ये क्यों लिख दिया। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। देखिए, इस पर जो आपने मोबाइल कहा ना, मोबाइल के अंदर एक सबसे ख़तरनाक बात हो गई है इस पर ज़िशान, जो मैं देख रहा हूँ, जब तक किसी चीज़ में तफरी या मज़ा नहीं होगा, लोगों ने देखना छोड़ दिया है। ये सबसे ख़तरनाक है टेस्ट। अगर आप अपनी तफरी का कोई मयार का तयन नहीं करेंगे तो ये आपको तबाह बर्बाद कर देगा ये शौक़। वजह क्या है? अगर आप गौर करें, पिछले 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा कौन से मौलवी हिट हुए हैं जो अपने बयान में मजाक करते हैं? ऐसे ही है। वरना दीन की जब भी बात हुआ करती थी तो उसके अंदर एक डेकोरम होती थी, ताज़ीम होती थी। अगर आप पुराने जितने भी है, डॉक्टर इसरार को आप सुन लीजिए, उनमें कहीं पर भी आपको कोई मजाक का अंसर नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने देखा कि वो तमाम दीनी हजरात
मैं नहीं कह रहा कि वो बात गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस्लामी बात कर रहे हैं, मगर उसमें उन्होंने थोड़ा सा मज़ाक का अंसर भी पैदा किया, वो मशहूर हो गए। नहीं, जैसे कि उमर शरीफ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैंने भी क्लिप्स में देखा कि उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त भी शेविंग रेजर का ऐड आता था, तो उसमें बेटा बाप को कहता था कि मैं चांद चिन चुन करके शेव करता हूँ, आप भी करें, आप बड़े हैं और ये रेजर कट नहीं डालता है, ठीक है। कहते अब जो मॉडर्न जमाना है तो लड़की आकर वो रेजर को, तो बहन लड़की अगर शेव नहीं करेगी तो लड़के की शेव नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पर हर चीज को ना गलत उसमें फॉर्म में डाल दिया। हर जगह पर वो वाली चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब दुनिया बनाई तो मर्द के साथ जोड़ा औरत का बनाया, ये माना गया, लेकिन हर चीज में जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर बयान सुनना है, अगर आप कुछ चीज अच्छी कहीं पर सुन रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अब पॉज की बात लगा दीजिए। अब दुनिया जैसे आगे जा रही तो हमें चीजों के साथ करना है, लेकिन ये बिल्कुल हरगिज़ कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि लोगों के अगर 50 मर्द बैठे उसमें 4 लड़के आगे बैठेंगे, लोग मौलवी साहब को छोड़कर उसको देखने लग जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है, तो हमें चीजों को बेहतरीन अंदाज में करना। अच्छा जी वकील साहब, आपके लिए मैसेज एक आया, मैसेज मैं दोबारा खोलने की तरफ जा रहा हूँ। हाँ जी, मसूद आलम साहब ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि वकील साहब एक तो बेहतरीन बात करते हैं, दूसरी बात ये बताएं कि समटाइम इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता, जो कि मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर किसी को भी पॉइंट आउट करें, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, नॉर्मल पुलिस हो, इवन वकला भी हों, तो आपको फिर या तो धमकियों के मैसेज आते हैं या आप पर केसेस बना दिए जाते हैं। तो आम शहरी को जीने का हक क्यों नहीं है? देखिए, एक तो ये जो शैतान वाली कैफियत है ना, इसके खिलाफ काम करना, अपने नफ्स पे काम करने का हुक्म हर वक्त मौजूद है। अगर आप ये देखें कि वो कौमें जो मुसलमान नहीं भी हैं, उनकी तरक्की में सबसे बड़ा राज क्या है, उनके यहाँ शैतान एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उन्होंने अपने शैतान को काबू किया हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ शैतान आज़ाद घूम रहा है। हमारे काम के टाइम पे जी, शैतान वो हो आता सकता है किसी वकील के रूप में घूम रहा हो सकता है वो किसी पुलिस वाले के रूप में घूम रहा हो सकता है वो किसी आम आदमी के रूप में घूम रहा हो। तो शैतान ने हमारे यहाँ कई शक्लें ली हुई हैं, ऐसे ही है। और हमारे यहाँ शैतान कंट्रोल नहीं है। आप वकला को या पुलिस वालों को या दूसरों को बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हम भी तो आप ही में से हैं भाई। मैं वकील बनने से पहले मैं वकील नहीं भी था, एक आदमी पुलिस बनने वाला बनने से पहले पुलिस वाला नहीं भी था। तो ताकत आते ही मुझ पे जुनून क्यों आ गया? देखें, फिरौनियत जो है ना, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और फिरौनियत आती है ताकत के साथ। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे वकील बना के मेरा यहीं पे इम्तिहान लिख दिया है। इसी तरह एक पुलिस वाले को पुलिस वाला बना के अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान दुनिया में लिख दिया है, और हम अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही है। मैं इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं जो अपने पास मौजूद ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आपसे ही पूछा जा रहा है जीनिया साहब कि दुनिया में लोग नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होकर वही चीज इंप्लीमेंट क्यों करना चाहते हैं, हालांकि उनको अपने एथिक्स, अपने घर का माहौल, अपने कल्चर, कस्टम सब पता होते हैं? देखिए, इंसान मैं इस चीज़ पर बड़ा मतलब ये साइंटिफिकली इस बात पर कायल हूँ कि इंसान का जो कैरेक्टर है और वो डीएनए बनाता है। उसकी शक्ल, सूरत, उसकी तौर तरीक़े, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो कैरेक्टर है वो उसका डीएनए बनाता है। और डीएनए जब ये औसत सतह पर माशरे में नज़र आता है तो पूरी कौम का वही कैरेक्टर होता है। तो पाकिस्तान में जो कुछ नज़र आ रहा है आपको, वो उस कौम पाकिस्तानियों का एवरेज कैरेक्टर है, जो डीएनए मैनिफेस्टेशन जिसको कह सकते हैं। तो एक शख्स अगर की बात जब कर रहे हैं कि नेगेटिविटी वगैरह के हवाले से या वो गलत रास्तों की तरफ क्यों जाता है, यही पूछ रहे हैं ना, गलत चीज़ों की तरफ क्यों जाता है, एडॉप्शन क्यों करता है उनकी? हाँ, ये डीएनए में होता है। अब जैसे आप एक पाकिस्तानी पुलिस वाले को रिश्वत देंगे, वो ले लेगा, लेकिन यही कोशिश आप अमेरिका के किसी गोरे के साथ करेंगे तो उसी वक्त अरेस्ट कर लेगा आपको। अच्छा, उसमें भी लोग हैं। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि रिश्वत वहां पे भी लेते हैं, और मैं उसके एविडेंस भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत कम है, बहुत कम है। देखिए, आप बुराई को मना नहीं कर सकते ना, बहुत कम है या बहुत ज्यादा ये बात नहीं हो रही, लेते वहां पर भी हैं। हमारे वाले बेचारे बदनाम इसलिए होते हैं कि हम जरा देने के बाद उनको हाईलाइट भी कर देते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इनके साथ स्टैंड करता हूँ, आप ना दें तो वो नहीं लेंगे। अब जैसे वहाँ पाकिस्तानी कोर्ट्स में चीजें सालों साल घसीटती जाती हैं, वो अगली डेट, अगली डेट, अगली डेट। अमेरिका में 2-3, मैंने 5 केसेस किए अमेरिका में, और 5 के 5 दोनों दूसरी तीसरी हियरिंग में फैसला हो जाता है।
दिस इज़ ग्रेट, मतलब ये उनका करेक्टर है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि डीएनए बुनियाद होती है उसकी। ठीक है जी। जी वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी का जो हमने वाक़या किया, इसमें बहुत ज़रूरत है तालिब इल्मों को समझने की, सोचने की। इसमें बहुत सारे नुक्तों पे हमें गौर करना होगा, उस यूनिवर्सिटी को गौर करना होगा कि एक ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 2 स्टूडेंट्स ने ये 15 दिन के अंदर ये क्यों किया। जैसे आपने कहा लोग कह रहे हैं वो आसेब ज़दा है, तो ऐसा कौन सा आसेब है जो फार्म डी के ही स्टूडेंट्स के ऊपर चढ़ा हुआ है, बाकियों को कुछ नहीं कह हो रहा। सकता है वो बेचारा पढ़ना चाहता हो, नहीं पढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जी, फार्म तो डी वो- करना चाहता हो, उसको कॉमर्स में डाल दिया हो, तो वो जिन बन के आ गया। तो यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन वकील साहब आपके लिए और उर्दू कौम के इंजीनियर सैयद नदीम अहमद आपके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इसी तरीके से आप लोगों को एंटरटेन करते रहें, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द बुक। और आप जनरेशन पढ़े, और मैं भी जरूर पढ़ूंगा इसको, और हम जानेंगे इस ला के कहाँ हम लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट साहब। और अगली दफा का जो टॉपिक है वो फॉर द रजब, बट मैं पहले से दे रहा हूँ कि कुछ चीजें मेरे भी सामने आई हैं, उसको मुझे क्लैरिफाई करना कि क्या ये सच है या ये गलत है, मेरी इस्लाह हक़ाइक़ आपने पे करनी है। मबनी, ठीक है, हम बात करेंगे। इसी के साथ तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माज़रत हूँ। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि कल जरूर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।